बच्चों, पिछले 2 अध्याय में अपन ने जाना सरकार के 2 अंगों को, कार्यपालिका और विधायिका। आज हम पहुंच गए हैं सरकार के तीसरे अंग पर, जो है न्यायपालिका। हमने पहले भी जाना कि जब 2 राज्यों के बीच, जब संघ और राज्यों के बीच कोई विवाद हो या फिर संविधान के प्रावधानों की रक्षा की बात हो, तो न्यायपालिका के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के मामले में भी न्यायपालिका एक शक्तिशाली अंग है सरकार का। तो चलिए आज जानते हैं अपन न्यायपालिका के बारे में अपनी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय संख्या 6 में। क्या क्या जान पाएंगे इस अध्याय के अध्ययन के बाद? इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप जान पाएंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध। देखिए, न्यायपालिका की अगर अब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वहाँ पर न्यायपालिका अलग तरह की होती है। केंद्र की एक अलग स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों के अलग। लेकिन इससे अलग भारत ने एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया है, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है। अर्थात हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीन ही सारे के सारे न्यायालय कार्य करते हैं। एक पिरामिडीय रूप हमारे संविधान में न्यायपालिका का अपनाया गया है। पिरामिडीय रूप कैसे कहेंगे? जैसे कि हमारा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और इससे नीचे बहुत सारे अपन कहें कि हाई कोर्ट हैं और उनसे भी नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इस तरह से ये पिरामिडीय रूप हमारी न्यायपालिका का होता है, जिसमें सर्वोपरि सर्वोच्च हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। देखते हैं, भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उनके अधीन उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, क्यों आवश्यक है न्यायपालिका की। जैसे अपन ने विधायिका वाले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन लिया था कि हमें संसद क्यों चाहिए, वैसे ही सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर जरूरत क्या है न्यायपालिका की, क्या आवश्यकता है न्यायपालिका की। मान लीजिए कि जो सरकार है हमारे ऊपर शासन करती है, जो हमारी संसद है जो कानून बनाती है, संसद द्वारा ही कोई ऐसा कानून बना दिया जाए और सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून लागू कर दिया जाए जो कि जनहितकारी नहीं हो। मान लीजिए कि सरकार द्वारा ये कानून लागू कर दिया गया कि किसी एक धर्म विशेष का ही हम सबको पालन करना है, इसके अलावा हम किसी अन्य धर्म का पालन नहीं कर सकते, जबकि हमारा संविधान तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन सरकार है, सरकार के पास अधिकार हैं, शक्तियां हैं, उसने लागू कर दिया कानून, मतलब कर दिया, और अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। अब क्या कर लेंगे आप? हम कुछ नहीं कर सकते यदि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका ना हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है तो हम सरकार के इस निर्णय के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं और हमारी न्यायपालिका सरकार के ऐसे आदेश को शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। तो है ना आवश्यकता न्यायपालिका की। न्यायपालिका की हमें हर जगह आवश्यकता पड़ती है। ये तो थी सरकार के खिलाफ की बात। गांव में ही मान लीजिए कि आपका कोई खेत है, आपकी जमीन है, उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा जमा लिया है, तो उसका न्याय आप कहाँ प्राप्त करेंगे, कहाँ जाएंगे आप उसके खिलाफ? न्यायपालिका में ही जाएंगे। तो हमें छोटी छोटी बातें, चाहे आप कहें छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बहुत बड़े बड़े मुद्दों तक, हर जगह न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं, समाज में व्यक्तियों, समूहों और सरकार के बीच उठने वाले विवादों का हल। व्यक्तियों के बीच में विवाद होते हैं, 2 व्यक्तियों के आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एक दूसरे को चोट पहुंचा दी या फिर जान तक भी ले ली जाती है। 2 समूहों के बीच में अगर विवाद हो गया मान लीजिए, या फिर सरकार और समूह के बीच विवाद हो गया, या फिर 2 सरकारें, जैसे कि 2 राज्य की सरकारें या फिर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, 2 सरकारों के बीच में कोई विवाद हो
गया, कोई टकराव हो गया, कोई शक्ति संघर्ष हो गया, तो उन विवादों का निपटारा हमारी न्यायपालिका करेगी। और किस आधार पर करेगी? कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर, कि शासन होना चाहिए कानून का। कानून का शासन मतलब धनी गरीब पिछड़े स्त्री पुरुष सब पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। विवादों के हल के लिए स्वतंत्र संस्था का होना आवश्यक है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। तो न्यायपालिका क्या करती है? कानूनों को, जो विवाद हैं उनको कानून के अनुसार हल करती है, किसी भी विवाद पर निष्पक्ष निर्णय लेती है कानून की शासन के सिद्धांत के अनुरूप। साथ ही वो हमारे संविधान के प्रावधानों की रक्षा करती है, हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रक्षा करती है। वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि जनता के शासन का स्थान किसी एक समूह है या फिर कोई एक व्यक्ति की तानाशाही ना ले ले। अगला अपना टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में हमने बहुत बार जाना है। हमने अपने जो संविधान की विशेषताओं में भी जाना था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान की एक विशेषता है। हमारे संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के प्रयास किए हैं। क्यों किए हैं ऐसे प्रयास? ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्णय दे सके। मान लीजिए हमारी न्यायपालिका है, वो अपने हर एक कार्य के लिए हमारी सरकार पर निर्भर हो। जैसे कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं वो सरकार पर निर्भर हो, न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है या फिर उनको हटाना है वो हमारी सरकार पर निर्भर हो, कि सरकार की जब मर्जी आए वो किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकती है और जब मर्जी आए सरकार किसी व्यक्ति को उसके न्यायाधीश के पद से हटा भी सकती है। तो क्या कोई भी सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर बैठाएगी जो उनके खिलाफ कोई निर्णय दे दे? ऐसा कभी नहीं होगा ना। और क्या वो न्यायाधीश जो कि सरकार के प्रसाद स्वरूप पद प्राप्त किया है जिसने, क्या वो निष्पक्ष होकर सरकार के खिलाफ जो मुद्दे आए हैं उन पर निष्पक्ष होकर अपना निर्णय दे पाएंगे? तो इसलिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता बरकरार रह सके। तो अर्थ क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका का? अर्थ होता है सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं ताकि वह ठीक तरह से निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। अर्थात न्यायपालिका अपने कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र हो, उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो और सरकार के अन्य दो अंग किसी भी तरीके से न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके। इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि वो न्यायपालिका के किसी भी काम में हस्तक्षेप ना हो ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। न्यायपालिका को अगर सरकार के खिलाफ भी निर्णय देना हो तो न्यायपालिका बिना किसी बाधा के अपना निर्णय निष्पक्ष रूप से दे सके। तो ऐसी स्थिति कहलाती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किए। हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि स्वतंत्र न्यायपालिका है वो ही हमारे संविधान के उद्देश्यों को, मूल्यों को जीवंत रख पाएगी। हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो ही सरकार के जो अपन कहें कि सत्ता लोभी, सत्ता लोलुप लोग हैं उनको तानाशाह बनने से बचा पाएगी। कौन? हमारी न्यायपालिका। नागरिकों को दिए जाने वाले मूल अधिकारों की रक्षा कर पाएगी हमारी न्यायपालिका। लेकिन कब कर पाएगी? जब हम स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करेंगे। और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के लिए हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं वो प्रावधान कौन कौन से हैं।
सबसे पहले तो प्रावधान है न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका शामिल नहीं है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में जो व्यवस्थापिका हमारी संसद है वो अंग शामिल नहीं होता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद में उनको ऐसे ही किसी भी राजनीतिक कारण से बिना कोई कहीं कि अपन यूं ही बस किसी स्वार्थ या किसी न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से नाराज होकर उनको हटाया नहीं जा सकता है। उनका कार्यकाल जब उनकी निश्चित जो सेवा अवधि है तब तक वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उनको हटाने की कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो अत्यंत कठिन है, ताकि उनको ये डर ना रहे कि अगर मैंने ऐसा निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया या ऐसा निर्णय मैंने संसद के खिलाफ दे दिया तो मुझे मेरा पद खोना पड़ेगा। इसलिए न्यायाधीशों को उनके जो पद है, उनका कार्यकाल है, उसकी सुनिश्चितता प्रदान की गई है। वित्तीय रूप से सरकार के अन्य अंग पर निर्भर नहीं है। जो न्यायपालिका है वो वित्तीय रूप से किसी भी अन्य अंग जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका दो अंग हैं उन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं उनमें सरकार और संसद है वो कटौती नहीं कर सकती है, कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए अपन कहें कि इसलिए जो न्यायाधीश हैं वो बिल्कुल निश्चित होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं। उनको इस बात का कोई भय नहीं रहता है कि उनके भत्तों में या फिर उनके लाभ में कटौती कर दी जाएगी, कम कर दिया जाएगा। और अन्य भी जो न्यायपालिका का वित्तीय भार है उस पर भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हैं उन पर निर्भर नहीं है न्यायपालिका। न्यायाधीश के निर्णयों और कार्यों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिए हैं न्यायपालिका में, उनके ऊपर कोई आलोचनात्मक टीका टिप्पणी संसद में भी नहीं की जा सकती, विधानसभाओं में भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से देखा आपने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने बुद्धिमत्ता पूर्वक ये प्रावधान संविधान में डाले, जिससे कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाए। आगे अपन देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है, किस तरह से न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। तो अगर अपन सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हुआ करते थे, परंपरा ये बनी हुई थी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे सारे के सारे न्यायाधीशों में, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। लेकिन 2 बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया था। और अगर बात करें अन्य न्यायाधीशों की, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी, अर्थात मंत्री परिषद अपन मान सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ये अपन ने बहुत अच्छे से जान लिया था कार्यपालिका वाले अध्याय में। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते न्यायाधीशों की, तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना आवश्यक था, लेकिन पहले ये सलाह बाध्यकारी नहीं थी। इस बात पर काफी विचार विमर्श हुआ, चर्चाएं हुई, और बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक नया प्रावधान लाया गया। उस प्रावधान के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश के बाद जो भी 4 सबसे सीनियर न्यायाधीश हैं, उनसे विचार विमर्श करके और नाम सुझाएंगे राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, और राष्ट्रपति को उन्हीं नामों में से न्यायाधीश को नियुक्त करना होगा। देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के मामले में परंपरा वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्ति करने की बनी हुई थी, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया, 1973 में और 1975 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति की अब नई व्यवस्था आ गई, जैसे कि अभी हमने बात की थी। पहले व्यवस्था थी कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका थी वो पूरी तरह से सलाहकार की थी, कि मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देते हैं वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे। लेकिन नई व्यवस्था में क्या किया गया, मुख्य न्यायाधीश की सलाह है वो राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे और इन्हीं में से राष्ट्रपति हैं वो न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे।
न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जैसे कि अभी अभी हमने बात की थी कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को अत्यंत कठोर बनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि न्यायाधीशों को इस बात का डर ना रहे कि उन्हें अपना पद खोना पड़ेगा अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ या संसद के खिलाफ या फिर जो राजनीतिक दल है संसद के अंदर बहुमत प्राप्त, उसके खिलाफ कोई निर्णय दे दिया तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा। इसलिए उनको कार्यकाल की सुनिश्चितता दी गई है। तो हटाने की उनकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? सबसे पहले तो उनको सिद्ध कदाचार और अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। देखिए, हटाने का आधार है सिद्ध कदाचार और अयोग्यता, और संसद के विशेष बहुमत से इस संबंध का प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। संसद के विशेष बहुमत की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है ये अपन ने तीसरे अध्याय में जाना था इसके बारे में। अब तक उच्च न्यायालय में अब तक एक ही बार एक न्यायाधीश को हटाने का मामला मसला आया था, लेकिन उनको भी हटाया नहीं गया। हालांकि उनके खिलाफ जो अपन कहें कि संविधान की अवमानना का और जो उनके दोषी पाए गए थे वो अपने पद के दुरुपयोग के, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया और उनको आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया उनको हटाने वाले प्रस्ताव को। 1991 में थे न्यायमूर्ति वी स्वामी, उनको हटाने का प्रस्ताव आया था संसद में। महाभियोग के पक्ष में संसद में जब उन पर यह महाभियोग लगाया गया, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो महाभियोग के पक्ष में यानी कि उनको हटाने के पक्ष में और सदन में 2/3 सदस्यों का तो समर्थन प्राप्त हो गया, लेकिन जो कुल सदस्य हैं उनका आधे से अधिक का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। देखिए, महाभियोग के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत पड़े, किंतु कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया, इसलिए प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये पारित नहीं हो पाया और इनको हटाया नहीं जा सका। तो क्या जाना हमने ये जाना कि क्यों हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है? अभी अभी इसके बारे में जाना था अपन ने, बहुत अच्छे से जाना था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना कितना आवश्यक है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रक्षा के लिए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? कौन सी वो पद्धति है, प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में? अभी अभी अपन ने पढ़ा है, इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।